इंटरव्यू सीरीज के अंदर हम आपसे परिचय करवा रहे हैं ढेर सारे विद्यार्थियों का, जिनका चयन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में जब हो रहा है। उसी कड़ी में आज हम एक नए विद्यार्थी के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको खूब सारी जानकारी जो मिले, आपकी तैयारी में किस तरीके से आप और अच्छा कर सकते हैं इसका पता आपको चले। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इनका और इन्हीं से जो वो आग्रह करूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है स्वयं दें, अपने बारे में बताएं। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मेरा नाम सविता बागड़वा है और मेरा होम टाउन जो है बीकानेर है, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन जो जी हेल्प में हुआ था वो सारा नाम से हुआ था। जी हाँ, आप बीकानेर से हैं और सबसे बड़ी बात इनकी जो खासियत है वो ये तीनों ही एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं। स्कूल लेक्चरर एग्जाम और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ही एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। सविता, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई कि आपने स्कूल लेक्चरर एग्जाम की प्रोविजनल लिस्ट में जो है वो अपनी जगह बनाई। सबसे पहले आप स्कूल लेक्चरर एग्जाम में अपना स्कोर जो है वो बताएं। सर, 331.06 और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और 331.06 06 जो है वो। और आपकी कैटेगरी जो है ओबीसी कैटेगरी से हूँ ओबीसी मैं सर। कैटेगरी है आपकी। जी हाँ, ओबीसी कैटेगरी में है और आई थिंक प्रोविजनल में ओबीसी कैटेगरी में 311 हाँ जी सर। 311 मार्क्स जो है आपका कट ऑफ गया है और कट ऑफ से लगभग लगभग जो है वो 20 नंबर जो है इनके ऊपर है। सेकंड ग्रेड में आपका क्या स्कोर जो सर, है वो रहा? सेकंड ग्रेड में मेरा 325, 325 जो इनका स्कोर है और थर्ड ग्रेड में थर्ड ग्रेड में 112। 112 क्वेश्चंस जो है इनके करेक्ट है। सविता, अभी हाल ही के दिनों में सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर के खूब सारी बातें जो है वो चल रही हैं कि परीक्षा कहीं दोबारा तो नहीं होगी, तो इसको लेकर के भी डर लग रहा है? नहीं सर, मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो था वो फर्स्ट ग्रेड था। और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को मैंने इतना टाइम भी नहीं दिया था, क्योंकि सर अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड हुआ था। उसके बाद दिसंबर 22 दिसंबर को इंग्लिश का सेकंड ग्रेड था और जीके का पेपर था, और उसके बाद 27 फेब को। तो इतना हमें टाइम नहीं मिल पाया था जो लोग सीरियस कैंडिडेट थे फर्स्ट ग्रेड के लिए। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी से ही और जीएलएफ की जो टेस्ट सीरीज हमने कंटिन्यू रखी, उसी से मुझे इतना फायदा हुआ कि मैंने सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में इतना अच्छा स्कोर किया। जी हाँ, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ही विद्यार्थी रहे हैं? सर, मैं ऑफलाइन की स्टूडेंट थी और बाद में मैंने ऑनलाइन भी पहले परचेज किया था। ऑफलाइन जो है स्टूडेंट जो रहे हैं, बाद में इन्होंने अपना काम ऑनलाइन के जरिए जो है वो पूरा किया था। एक और बात जो है हम आपसे जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पर हमारे दर्शक जो हैं वो बड़े चिंतित हैं पिछले कुछ दिनों से, खास करके पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर के। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ से जो है ये ईश्वर से दुआ कर सकते हैं कि एग्जाम किसी भी हालत में रद्द जो है वो ना हो, और ऐसा होगा ऐसा मेरा मानना है। इन केस अगर ये कुछ ऐसा होता है जो वास्तव में जो है वो नहीं होना चाहिए, तो निसंदेह जो हम सब के लिए जो एक बहुत बड़ा सेटबैक जो होगा। अभी हम सिर्फ इतना कहेंगे आप सबसे कि आप धैर्य बनाए रखें, ईश्वर से दुआ करें कि जो एग्जाम वास्तव में ग्रेड 2 को लेकर के जो रूमर्स हैं वो एक तरह से खत्म हो और जल्द से जल्द बाकी की कीज जो है वो जारी हो और आपका एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आए। सविता, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मैरिड हैं, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट, तीनों एग्जाम्स जो हैं उनको आप क्रैक कर पाने की स्थिति में हैं, ये बैलेंस आपने कैसे किया अपनी लाइफ में, जो वो मैरिड लाइफ के साथ साथ बच्चों के साथ साथ कैसे जो वो आपने बैलेंस किया? कितने घंटे जो रोज आप पढ़ाई किया करते थे? सर, बीइंग अ मैरिड वुमेन ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जब तक अगर आप घर में हैं तो इतना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होता है जितना आवर्स मैंने स्टडी किए। इसलिए मैंने अपना एक बेटा है मेरा 7 साल का, उसको 7 साल का नहीं, सॉरी 7th स्टैंडर्ड में है वो, 11 साल का है। उसको मैंने छोड़ा घर पे। और पेरेंट्स और फैमिली के कोऑपरेशन के बिना, हेल्प के बिना एक मैरिड वुमन कुछ भी नहीं है। अगर पेरेंट्स और फैमिली की हेल्प जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से जो है। और आपने अपने बच्चे को जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो वो छोड़ा, और निश्चित निश्चित तौर पर इस इंटरव्यू के माध्यम से हम उनका भी जो है वो साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस जो वो रहता है आपकी तरफ से भी, आपकी फैमिली की तरफ से भी, कि आप इस मुकाम को हासिल करना पाए। मैंने आपसे अभी प्रश्न पूछा, लगभग कितने घंटे पढ़ाई हुआ हो जाया सर, करती थी? मैं आवर्स अगर काउंट करें तो सिर्फ मैंने अपना जो लंच और डिनर टाइम है उसको छोड़ दीजिए, और दिन के 2 घंटे और छोड़ दीजिए। बस मतलब लगभग 10 से 12 दस घंटे से हम बारह घंटे दिन मैंने में सिर्फ स्टडी ही की है। स्टडी की है। उस दौरान जो वो, अगर यदि कोई बच्चा जो है जो चाहे कि मैं
नोटिफिकेशन के बाद आने के बाद अपना काम जो है वो शुरू करूं, उनको आप नहीं क्या सर, क्योंकि अपना जो फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट हुआ था वो 17 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। और उसकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन था वो बहुत लेट आया था। उससे पहले काफी स्टूडेंट्स जो है, क्राउड हमारे पास, आपके पास आ चुका था, हम लोग पढ़ रहे थे। मुझे ऐसा याद आ कितना रहा है। कितना सिलेबस, लगभग कितना सिलेबस जो है आपने कर लिया था नोटिफिकेशन आने पर? सर 40 to 50% हो चुका था, क्योंकि जो हम टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें जो शेड्यूल है हमारा, उस शेड्यूल के माध्यम से मैंने वो पहले ही कवर, टॉपिक सारे कवर कर लिए थे हम लोगों ने। दो महत्वपूर्ण चीजें जो अभी हमें पता चली कि आप निश्चित तौर पर चाहे मैरिड हैं चाहे आप हाउस वाइफ हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर विल पावर। आपकी विल पावर जो है उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको जो अपने स्टडी आवर्स हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। दूसरी चीज इन्होंने जो बताई, नोटिफिकेशन का अगर आप वेट करेंगे तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि उसके बाद कितना समय आपको मिलता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा समय आपको मिले, तो आपको अपना काम समय से शुरू करना पड़ता है। एक और चीज, फर्स्ट ग्रेड की यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे जो हैं वो जनरली ऐसा देखा गया है कि सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर यानी जो जीएस का है, जनरल स्टडीज का, उसमें बैलेंस नहीं बना पाते हैं। आपका क्या फोकस रहता था दोनों जो पेपर्स हैं उनको लेकर के? लगभग कितना टाइम आप डिवाइड करते थे दोनों में? सर मैंने फर्स्ट ग्रेड को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि साइडलाइन कर दिया था। फर्स्ट पेपर को भी मैंने साथ-साथ ही किया था। मेरा मैथ्स बिल्कुल वीक है, तो मैथ्स में मैं बिल्कुल वीक हूँ। उसके लिए मैंने जी हेल्प के अपने उसमें बेसमेंट में नीचे क्लासेस जो लगती थी वो अटेंड की थी। बाकी मैंने फर्स्ट पेपर खुद से ही किया था जीके का। लेकिन जो जी हेल्प की टेस्ट सीरीज है उसमें जो फर्स्ट पेपर के लिए भी टेस्ट होता था, उससे मेरा रिवीजन बहुत अच्छा हो गया था। कोचिंग मैंने अलग से नहीं की थी उसकी, लेकिन फर्स्ट पेपर में सिर्फ इन्होंने वो पोर्शन जो है वो कोचिंग के माध्यम से किए थे जिनकी जरूरत इनको थी। लेकिन इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के में जो जीके का शेड्यूल जो रहता है हमारे यहाँ पर 15 दिनों में जो एक टेस्ट होता है जीके का, उनको उस शेड्यूल को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फॉलो किया। यदि मैं बुक्स की बात करूं, एक पर्टिकुलर गाइड जो आप रेफरेंस बुक या गाइड जो आप सजेस्ट करें फर्स्ट पेपर के लिए बच्चों को, कि देर आर सो मेनी गाइड्स जो हैं, आप पढ़ते होंगे, आप लक्ष्य राजस्थान भी देखते होंगे, पैनोरमा भी देखते होंगे, कितने एक पर्टिकुलर अगर जो कोई रेफरेंस बुक आपको नाम लेना पड़े तो किस बुक का नाम सर लेंगे आप? मैंने कोई गाइड एज सच मैंने एज सच परचेज कोई गाइड, मैंने हर गाइड पोर्शन को परचेज नहीं आपने किया, अलग से अलग जो अलग किया है मैंने, बुक से कवर किया था बुक्स सर से कवर उनको। किया है इन्होंने, जो ज्यादातर जो ऑथेंटिक एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं, बुक, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनसे जो वो आपने वहीं से कवर कवर किया किया है। था। एज फॉर सेकंड पेपर इज कंसर्न, इंग्लिश का जो पेपर है उसके बारे में आप क्या जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो बताएंगे बच्चों को जो है वो? सेकंड पेपर के लिए जब सर क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे पहले, सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, फिर मैंने कुछ क्लासेस अटेंड किया आपके यहाँ। फिर मैंने आपसे जब पूछा कि सर मैं ये मटेरियल इतना कैसे कवर कर पाऊंगी, तब क्या मैं नोट्स यूज कर सकती हूँ? तो नोट्स आपने जैसे बताया कि वो बिगनर्स के लिए होते हैं, और या फिर लास्ट में उनका रिवीजन के लिए काम में जी ले हाँ, सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई कि नोट्स की जहाँ तक हम बात करें, बिगिनर्स के लिए आप नोट्स जो है वो हो सकता है कुछ उपयोगी हो या रिवीजन वर्क के लिए उपयोगी हो। अल्टीमेटली यू हैव टू गो थ्रू ऑल द टेक्स्ट इन डिटेल्ड वे। आपको उनको डिटेल वे में करना ही पड़ेगा टेक्स्ट को जो है। यदि कोई विद्यार्थी ये चाहे कि मैं मेयर ऑफ कैस्टबीज या मैकबेथ या एज यू लाइक इट जो है उनके टेक्स्ट बिना पढ़े जो है इस काम नहीं को सर, कर पाऊं, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि मैंने खुद आपसे जब पब्लिकेशंस पूछे तो आपने मुझे रामा ब्रदर्स के जो बताया एज यू लाइक इट के लिए, मैकबेथ के लिए, और मैपल का बताया था उसका मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के लिए। और सबसे बड़ी बात है सर कि मैं बहुत एक जो कैंडिडेट होता है वो दूसरी कोचिंग के बच्चों से भी जुड़ा होता है। उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि मार्केट में इस तरह के पब्लिकेशन की ऐसे ऐसे बुक्स, नहीं, नहीं, नॉवेल्स सब भी आती सब है। सब अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय जो वो नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे एक चीज जो वो पूछना चाहूंगा कि कितनी बार जो है वो आपने टेक्स्ट को पढ़ा होगा? अगर जो हम ड्रामाज और नॉवेल्स की बात करें तो हाउ मेनी टाइम्स सर आपको कम लगता से है? कम 3 बार तो मैंने कम तीन से से कम कर चार लिया, डिटेल्ड 4 बार रीडिंग मैंने कर आपने लिया, रीडिंग कर ली थी सर टेक्स्ट रीडिंग की मैंने। कर ली थी जो है वो। एक और चीज जो है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि कोई स्टूडेंट जो है, ठीक है, जो सिर्फ अपने पढ़ाई जो है उसके ऊपर फोकस करता है और टेस्ट के माध्यम से अपना आउटपुट जो वो चेक नहीं करता है, तो कितना परसेंट चांस है कि वो बच्चा सेलेक्ट हो पाए? सर मैं ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को गलत समझती हूँ, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ पढ़ा है तो मुझे ये लगता है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपना 100% दे दूंगी। लेकिन जब सर हम
एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब जो वो प्रेशर होता है, एनजाइटी जो होती है, टाइम लिमिट हमें मैनेज करना नहीं आता है, नेगेटिव हमें मैनेज करना नहीं आता है, उसी वजह से मैं पीछे फेल होती रही थी। क्योंकि पढ़ा तो मैंने पहले भी बहुत था, लेकिन जब हम वो पढ़ने के बाद टेस्ट देते तब हमें सेल्फ एवोल्यूशन होता है कि हम एक्चुअल में हमें याद कितना रहा लास्ट में। एक और चीज जो है वो रहती है विद्यार्थियों के मन में भी, टेस्ट जो चीज हमने पढ़ी ही नहीं है, हमने पूरा सिलेबस किया ही नहीं, तो हाँ हम उसका टेस्ट जो वो कैसे दें? क्या पहले हमें अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए, या सर। फिर साथ साथ टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है वो दोनों ही काम एक साथ करने चाहिए? सर जब मैंने नया एडमिशन लिया था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये मतलब जो चीज मैंने पढ़ी नहीं उसका मैं टेस्ट कैसे दे सकती हूँ। लेकिन जब धीरे 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 मैं उसका हैबिचुअल हो गई तब मुझे पता लगा कि ये एक्चुअल में ये बेनिफिशियल है एक स्टूडेंट के लिए। क्योंकि क्लासरूम में वो टॉपिक जब तक डिस्कस करेंगे आप, जब एक टीचर डिस्कस करेगा उससे पहले स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में उसको ऑलरेडी 3 बार खुद से पढ़ चुका है वो, तो थोड़ा होमवर्क उसने कर लिया है। और बाद में अगर उसने कुछ गलत अप्रोच भी लगाई है तो आप जब उसको पढ़ाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐड ऑन करना है तो वो अपने नोट्स में ऐड ऑन भी कर सकता है। ऐड ऑन भी कर सकता है। हाल ही के दिनों में जो है वो ये देखा गया है कि इंटरनेट जो है या वेबसाइट्स जो है वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। विकिपीडिया जो वेबसाइट है, जो ऐसा कहा भी जाता है कुछ लोगों के द्वारा जो कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट जो नहीं है, लेकिन फिर भी न केवल सेकंड पेपर में इंग्लिश में, फर्स्ट पेपर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट विकिपीडिया वेबसाइट से जो उठाए गए थे। मैं सारा यानी सविता से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इंटरनेट जो है उसका यूज किए बगैर, वेबसाइट्स जो है उनको एक तरीके से जो खंगाले बगैर, इज इट पॉसिबल कि कोई विद्यार्थी जो है वो अपना काम अच्छे से कर पाए? सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दो चीजें जो मैंने जीएल में आके सीखी, पहली ये चीज थी कि टेक्स्ट बुक पढ़ना है आपको, ऑथेंटिक। दूसरा मैंने इंटरनेट को कैसे स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं ये भी मैंने आपसे ही सीखा। क्योंकि क्लासरूम में आप बहुत बार साइट्स के नाम बताते थे, जैसे कि आपने फोनेटिक्स के लिए बताई थी, क्विजेस के लिए बताई थी, और इसमें हम जो पोएम्स वगैरह करते हैं उसमें आपने हमें लिट चार्ट वगैरह, स्पार्क नोट्स वगैरह ये सब बताए थे। वहीं से सर जैसे ही आप क्लासरूम में भी हो जाता था, सेल्फ भी कर लेते थे, उसके बाद एक्स्ट्रा वहीं से हमें नॉलेज मिलता था। एक्स्ट्रा जो है वो हमें वहीं से जो पता चलता है, तो बिना वेबसाइट्स को खंगाले, बिना इंटरनेट का यूज किए हुए आज के समय में जो है वो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बात हर अभ्यर्थी को, हर कैंडिडेट को जो वो समझ लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ये याद रखना चाहिए कि सिलेक्शन अपने आप में एक पूरी तरह से जो है होलिस्टिक अप्रोच जो है वो रख करके होता है। और हमें हमेशा याद रखना होता है कि कोई भी एक लेकुना, कोई भी एक कमी जो है वो हमें एक तरीके से सफलता से असफलता की तरफ ले जा सकती है। आप से यदि ये पूछा जाए कि वास्तव में जो कैंडिडेट्स जो है वो बार बार किसी एग्जाम में असफल हो रहे हैं, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण जो वो रहता होगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2018 रीट में कुछ पॉइंट से रही, फिर 2018 सेकंड ग्रेड में भी सर मेरा नहीं हुआ, डीवी तक जाके आ गई। पढ़ तो मैं पहले भी बहुत रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जीएल में मुझे पता चला कि एक्चुअल में मेरी अप्रोच वही कि मैंने सेल्फ इवोल्यूशन नहीं किया है, और एग्जाम में जाके मेरा नेगेटिव ज्यादा लेती थी, और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं रहता था। टाइम ये मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव अगर कंट्रोल करना आपने सीख लिया, जो कि सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही पॉसिबल है। टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्क्स जो है, जो आपने कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप किसी भी एग्जाम को जो है वो जरूर क्रैक कर सकते हैं, आप गेट थ्रू कर सकते हैं उसको जो है। अ, सविता, एक और चीज जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो इस चीज को लेकर के परेशान रहते हैं, एग्जाम को लेकर के, एग्जाम के नोटिफिकेशन को, या एग्जाम की डेट को लेकर के, जो है वो ऐसे विद्यार्थियों को जो आप क्या मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? सर जैसे पिछली फर्स्ट ग्रेड के बारे में हम बात करें, तो बैच हमारा स्टार्ट हो चुका था 17 दिसंबर को, और एग्जाम हमारा हुआ था 14 अक्टूबर को, लास्ट एग्जाम हुआ था। और बीच में अप्रैल से मई का टाइम मिला था हमें फॉर्म्स फिल करने के लिए। तो अगर जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के बाद सोच रहा है कि मुझे अब कोचिंग करनी चाहिए, तो उसे अपना कंपैरिजन उस कैंडिडेट से करना चाहिए जो डे फर्स्ट से नहीं, ऑलरेडी बहुत कोचिंग सारे में है। विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो ये आपसे जानना चाह रहे होंगे कि वास्तव में कोचिंग की जरूरत रहती भी है या नहीं रहती है। यदि कोई विद्यार्थी जो है जो सक्षम नहीं है, या कहीं जा नहीं सकता है, पैसा खर्च नहीं कर सकता है, ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या संदेश जो वो देना चाहेंगे? और मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये पॉसिबल है।
बिना कोचिंग के, बिना जो है आप कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या संदेश जो वो देंगे? सर अगर वो कैपेबल है कि जो चीज वो करना चाह रहा है अचीव, उसके लिए उसे लगता है कि उसके अंदर वो सब चीजें हैं, तो वो टेक्स्ट बुक पढ़ के भी कर सकता है। टेक्स्ट बुक करके भी कर कर सकता है। सकता है। और टेस्ट उसको देने चाहिए कि कहीं सर ना कहीं। टेस्ट तो मैं हमेशा ही बोलूंगी कि जब मेरे फेलियर का रीजन ही वही था, तो मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि टेस्ट तो देना कई बार चाहिए। जो है वो इस तरह की इंटरव्यू, पहले हमने मनसुख का इंटरव्यू जो है जब किया था, तो मैं नीचे कमेंट जो है वो पढ़ रहा था, तो उसमें एक दो हमारे दर्शक थे, एक दो बच्चे थे जो ये कह रहे थे कि भी हम अपनी अपनी जो है वो मारे जा रहे हैं कि जी हेल्प के बारे में, या विद्यार्थी जो अपने बारे में जो बता रहा है। तो मैं उनसे एक बात जो कहना चाहूंगा, हमने जो महसूस किया, हमने जो फील किया है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, हम वही तो ना आपको बताएंगे, और वही जो हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल फेयर अप्रोच के साथ में, कि वास्तव में आपका काम जो वो कैसा होना चाहिए। आपकी स्टडी जो है वो एक तरीके से जो है होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो वो होनी चाहिए। आप टेस्ट सीरीज दे ही दें, ऐसा कुछ इंश्योर करें कि अपने आउटपुट को जो वो जरूर चेक करें। जरूरी नहीं है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से ही आपका सिलेक्शन हो। यदि आप में विल पावर है, आप डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर जो ऐसा कर सकते हैं। प्रोविजनल की कट ऑफ 311 रही है, ओबीसी की जो आपकी 331 मार्क्स जो हो आपके हैं, 20 नंबर का फासला है। आपको क्या लगता है कि हमारे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है उसके कितना आसपास, 319 नंबर ओबीसी की बताई गई है, कितना आसपास रहनी चाहिए? सर मुझे यही लगता है कि ज्यादा अगर जाएगी तो 319 से 20 तक चली जाएगी। 319 320 के आसपास। एक चीज मैं हमारे दर्शकों को और बताना चाहूंगा, स्कूल लेक्चरर के जो बच्चे हैं उनको, कि यदि आप ध्यान से देखें कि डबल कैंडिडेट्स यानी 600 स्टूडेंट्स को, लगभग 600 को जो है वो बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन लगभग 100 बच्चे अतिरिक्त बुलाए गए हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि मार्जिन कितना कम है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा बताया गया स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट ग्रेड का आंकड़ा 326 का, वो हो सकता है 327 या 28 पर चला जाए, लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बारे में हम कंफर्म्ड है कि वो मेरिट वहीं पर जो है वो जाकर के रुकेगी, जो हमने जो है वो यहाँ पर बताई है। एक और चीज जो है वो मैं पूछना चाहूंगा, यही सवाल मैंने मनसुख से भी किया था, कि एक विद्यार्थी जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो खूब सारे ऐसे मौके आते हैं, क्षण आते हैं, जब वो डिप्रेशन में होता है, तनाव में होता है। ऐसे समय पर जो है वो क्या करे, या किस तरीके से इन तनाव के जो क्षण है उनसे मुकाबला करे? सर ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी है, डिप्रेशन वाली। ऐसे मौके पे या तो उनकी फैमिली और या फ्रेंड्स फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है सर। क्योंकि मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, उसका नाम लेना चाहूंगी सर बिल्कुल मैं। बिल्कुल लीजिए सर नाम हाँ। हीना है, वो हीना नाम है, हीना पंवार। सर उसका मेरी लाइफ में थ्रू आउट जो भी मेरी जर्नी है, बहुत रोल है। हालांकि वो मुझे टीज करती रहती है कि तू कब तक पढ़ेगी, अब तुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसका बहुत सपोर्ट रहा है। वो हमेशा जब भी एग्जाम होता है, एग्जाम की डेट क्या है, इवन अभी जब मैं बाहर बैठी आपका वेट कर रही थी, तब भी वो मुझे मतलब मोटिवेट कर रही थी कि ये तेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू है। तो फ्रेंड्स जरूरी होते हैं सर, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर आप बातों में ठीक टाइम है, वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करें। ठीक है, मोटिवेशनल सेशंस जो हैं टीचर्स जो समय समय पर करते हैं, सारे टीचर्स करते हैं, उनका क्या रोल रहता है? सर टीचर्स का रोल तो होता ही है सर, क्योंकि जब टीचर हमें इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा है और हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे एक पॉइंट पे आके हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब क्लासरूम में आप मोटिवेट करते थे कि अब इतने टाइम के बाद एग्जाम होने वाला है, आप लोग इतना कवर कर चुके हैं, अभी पीछे नहीं। और एक चीज सर मुझसे जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, उसको अपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कंसिस्टेंसी जो है वो काम में होनी ही होनी चाहिए। हम ये बार बार जो है वो बताते रहते हैं। एक सवाल और जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विद्यार्थियों के मन में जो है वो ये रहता है कि सपोज यदि किसी विद्यार्थी का तीनों में किसी में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या एक थर्ड ग्रेड में हो रहा है, तो आधार क्या रहता है इनको चुनने का, जो है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, या सेकंड ग्रेड की करूं, या थर्ड ग्रेड की करूं, किस एग्जाम की तैयारी करूं, क्या आधार जो वो रहता है? अ, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है कि क्या ये सब कुछ आपस में लिंक्ड रहता है, कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं अगर ये समय आने पर? सर मैं मेरा ही एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। मैंने बैच ज्वाइन किया था फर्स्ट ग्रेड का। फिर थोड़े टाइम बाद में ये न्यूज आई थी कि सेकंड ग्रेड शायद पहले हो सकता है। तो मैंने 2 महीने के लिए सेकंड ग्रेड में
मूव कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने बीच में थर्ड ग्रेड का प्री जो जुलाई में हुआ था उसके लिए भी 2 महीने का गैप ले लिया था, यानी टोटल मैंने 4 महीने का गैप फर्स्ट ग्रेड को दे दिया था ऑलरेडी, वरना स्कोर मेरा और अच्छा होता। तो ये मेरी खुद की, मुझे लगता है कि शायद मेरी खुद की गलती है। एक तो मेरी स्टेबिलिटी नहीं थी, कंटिन्यूटी थी क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रही थी किसी ना किसी एग्जाम आप के लिए। बार-बार है ना चेंज कर रहे थे, तो हाँ, आपको लगता है कि कोई एक चुनना बस चाहिए। एक अगर मैंने शुरू से यही रखा होता कि फर्स्ट ग्रेड है, फिर उसके बाद में ये आया कि फर्स्ट ग्रेड पहले होगी, तो फिर मैंने आपसे नहीं, एक डिस्कस किया। बचाव इनका ये भी हुआ कि ये फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी तो इसलिए मूव कर पाए सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में। तो यदि कोई सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड पहले से चुन रखा पहले हाँ, होगा, तो वो फर्स्ट ग्रेड में वो मूव नहीं कर वो नहीं पाएगा। कर पाएगा सर। ये फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी रहे और इन्होंने सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में समय समय पर जो है वो मूव किया, और उसके बाद भी इनका बचाव हुआ। न केवल बचाव हुआ, ये तीनों में सेलेक्ट भी हो रहे हैं। मैं भी आप बच्चों से यही चाहता हूं कि यदि किसी ने फर्स्ट ग्रेड का चयन किया है, समय आने पर वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में मूव कर सकता है। लेकिन यदि आपने पहले ही ग्रेड थर्ड का चयन कर लिया, तो आप ग्रेड टू या ग्रेड वन के अंदर जो वो मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि आप फर्स्ट ग्रेड का चुनाव करें। वो बच्चे फर्स्ट ग्रेड का चुनाव जो हो बिल्कुल ना करें जिनको उसके सिलेबस के बारे में नहीं पता है, कितना काम करना है उनके बारे में नहीं पता है, या जो जिनको लगता है कि हम इसके अंदर जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो है, वो ग्रेड टू में जा सकते हैं, है ना। लेकिन यदि आप ग्रेड थ्री या ग्रेड टू चुनते हैं, तो आप फिर ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे, आपको फिर नीचे ही मूव करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न विद्यार्थियों के मन में रहता है। इसके अलावा जो है, आप मुझे बताएंगे कि एग्जाम डेज में क्या प्रेशर जो है वो रहता है बच्चे के मस्तिष्क पर, एग्जाम डेज के अंदर क्या स्ट्रेटजी जो है उसको रखनी चाहिए। सर मुझे लगता है चाहे कितना भी बड़ा टॉपर हो, एग्जाम के जो लास्ट के 15 दिन है, स्पेशली जो लास्ट का एक हफ्ता होता है, उस वक्त बहुत प्रेशर रहता है। उस वक्त कैंडिडेट को बजाय इसके कि सारा मटेरियल सामने रख के वो ये सोचे कि मैं सब रिवीजन कर सकता हूँ एक साथ, उसको वो चीजें उठानी चाहिए जो स्कोरिंग है और इजीली रिवाइज हो सकती है। जैसे कि मैंने स्कूल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज रखे थे फर्स्ट पेपर में के लिए, और सेकंड पेपर के लिए मैंने साइकोलॉजी रखी थी और करंट जीके रखा था। ये 3 चीजें ही मैंने रखी थी और उन्हीं को रिवाइज किया था। बिल्कुल सही जो है वो इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हम इस स्ट्रेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जो है वो चिंता कर रहे हैं अपने एग्जाम को लेकर के, उनको आप क्या संदेश जो देना चाहेंगे। मैंने उनको बताया कि निश्चित तौर पर जो है वो हम सब चाहते हैं कि एग्जाम जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने मेहनत की है, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं परीक्षा परिणाम का। वैकेंसीज दोस्तों आती रहेंगी। यदि आपका चयन सेकंड ग्रेड में नहीं हो रहा है और आप सोचें कि ये रद्द होने से आपको चांस मिलेगा, आपको चांस मिलता रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे भाई बहन लग रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो लग रहे हैं सेकंड ग्रेड में, उनको उनका हक बनता है पहले। आपकी तरफ से ऐसे बच्चों को जो डर रहे हैं इस समय सेकंड ग्रेड के परीक्षा परिणाम को लेकर के, क्या मैसेज जो रहेगा। सर सबसे पहले तो उनको मेरी तरफ से गुड लक है कि उनका रिजल्ट आए और उनका सिलेक्शन हो। अगर ऐसा 1% होता भी है तो सर वो उनमें से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही होंगे जो 2021 वाली रीट कैंसिल हुई थी, जो पहले से फेस कर चुके हैं, ये फेस कर चुके हैं, और ज्यादातर सेकंड ग्रेड के बच्चे थर्ड ग्रेड में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर सेकंड ग्रेड में अगर लेकिन चांस नहीं फिर बन। फिर कह रहा हूं मैं आपको कि आप इसको लेकर के ये मत सोचिएगा कि हमारा ये व्यू है कि ये रद्द हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक की जो माहौल है उसमें, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी भर्ती पूरी की पूरी जो है वो एक तरीके से जो है वो खत्म होने वाली है। उसका टर्मिनेशन जो है वो किया जाना है, ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक। तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप इंतजार करें, आप धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा एक आम बच्चा जो है, ठीक है, जो वास्तव में तैयारी करने की सोच रहा है, जिसको अपना काम शुरू करना है, उनको क्या संदेश होगा आपका। सर उनको बिना टाइम गवाए अपना सिलेबस पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद में जो भी कोचिंग उनको लगती है, मैं तो जी हेल्प सजेस्ट करूंगी, वो ज्वाइन करें और उसके बाद नहीं, टेस्ट आप जरूर दें। जी हेल्प सजेस्ट करेंगे, नीचे फिर कमेंट आएंगे कि ये अपना जो है वो हिसाब किताब देखते रहते हैं, अपनी दुकानदारी जो है वो चलाते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, आप एक बार जो है वो जुड़ेंगे हमसे, तो आपको हमारे काम करने के तरीके के बारे में जो है वो पता चलेगा। तो निश्चित तौर पर जो है, आपने बताया कि डिटेल्ड स्टडी करनी है, टेक्स्ट बुक्स जो है उनको पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक्स जो है उनको प्रेफर करना है, और इसके साथ साथ आपके काम में कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए, और आप लगातार अपने ध्येय की तरफ जो आगे बढ़ते रहे। आप चिंता ना करें, स्ट्रेस ना लें, तनाव ना लें, अपना काम ईमानदारी से करें।
सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी तरफ से अंतिम वाक्य बच्चों को। सर एक जो बच्चों में रहता है सोशल मीडिया को लेकर, उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी। हमने जी हेल्प के ऑनलाइन टॉपर्स जो भी थे और ऑफलाइन भी थे, हम लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया था टेलीग्राम पे, जी हेल्प नाम से ही बनाया था। वो ग्रुप सर हमारी जो भी लोग, मोस्ट ऑफ 90% उस ग्रुप के बच्चे पीआर लिस्ट में सिलेक्टेड है। उसका रीजन ये प्रोविजनल था। लिस्ट में सेलेक्टेड हैं। हमने बता दिया है कि इतने सारे बच्चे जो है 173 बच्चे प्रोविजनल लिस्ट में हैं। हम ये अनुमान है हमारा कि 90 और 100 के बीच में हमारे बच्चे जो वो जरूर सेलेक्ट होंगे। 27 आई थिंक 87 टू 93 मैंने पहले बोला था। तो लगभग 90 बच्चों का हम पहले से ही अनुमान लगा चुके हैं जो फाइनल में होंगे। आप भी उनमें से एक हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है वो जो प्रोविजनल कट ऑफ है उससे बहुत ज़्यादा है। 20-20 नंबर जो है वो 20-20 20 मार्क्स उनके ऊपर है। तो शायद उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बता रहे थे कि सर आप हाँ, आपस में कनेक्ट रहते थे। उसमें सर ये हेल्प हुई मेरी, बहुत हेल्प हुई इस ग्रुप से। लोग जो बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे या फेसबुक पे टाइम वेस्ट होता है, नहीं, अगर एक स्टूडेंट चाहता है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो उसके हाथ में। हम जितने भी स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए थे, हमने जो जीएल का शेड्यूल था, जैसे कि अपना फर्स्ट टेस्ट 5 तारीख को होता है, तो हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। तो पहली से लेके दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख तक हमारा पूरा रिवीजन हो जाता था। सब स्टूडेंट्स क्विज बनाते थे अलग अलग टॉपिक पे, और शाम को टेस्ट होता था। ये एक बहुत ही बढ़िया बात जो जो आपको बहुत कम बच्चों में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से ग्रुप स्टडी जो है करके आप अपना अपनी सक्सेस जो है उसको इंश्योर जो कर सकते हैं। कोई 5-7 नाम जो आप यहाँ लेना चाहे जो उस ग्रुप पीआर। में जो थे, सर उस ग्रुप में एक तो सौम्या पुनिया मैम है, गिरधारी लाल जी हैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, और साहिल कुमार नाम से भी एक साहिल। साहिल सर जो है वो हैं, और प्रियंका गोरा नाम से भी एक स्टूडेंट है, वो भी है। बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। ऑफलाइन में मेरे साथ के जो ये लोग थे, ये मनसुख और मनसुख सर और ये सब भी थे उसमें शायद। ठीक है। तो ग्रुप स्टडी भी अपने आप में अपना ग्रुप कुछ ऐसा बनाएं जो वास्तव में जो है पढ़ने वाला ग्रुप हो, काम करने वाला ग्रुप हो। ऐसे ग्रुप के माध्यम से भी जो है हम जनरली इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर जो रहते हैं। लेकिन बच्चे अपनी तरफ से जो समझदार बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो अपनी तरफ से ग्रुप बना करके 2-4 बच्चे मिल करके स्टडीज डिवाइड करते हैं, अपना काम डिवाइड करते हैं और उसके बाद अपना काम करते हैं। समय थोड़ा कम है। निश्चित तौर पर हमें अब इस इंटरव्यू को विराम देना पड़ेगा। आपको शुभकामनाएं। तीनों सर ही थैंक यू सर। एग्जाम में आप सेलेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए ज़्यादा शुभकामनाएं आपको क्योंकि प्रोविजनल लिस्ट में आप अपनी जगह बना चुके हैं। और मेन रिजल्ट जब आएगा तो आपका निश्चित तौर पर उसमें नाम होना ही होना है। तो जी हेल्प परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अगले कैंडिडेट से जल्द ही जो वो मिलेंगे और आपसे जो है रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद सभी का।